हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो इस वीडियो में बात करेंगे आपके भारत के बंदरगाहों की, यानी इंडियन पोर्ट की हम बात करेंगे कि जो भारत के बंदरगाह हैं वो हैं कितने आपके। देखो, आपसे क्वेश्चन अब बहुत ही डिफरेंट टाइप से पूछ रहा है, तो हम जो इन बंदरगाहों पे हैं जितना भी बारीक हो सकेगा, जो हमारे क्वेश्चन पर्पज़ से पूछा जा सकता है, वो हम समस्त बात इस वीडियो में करेंगे। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है, भारत के कितने राष्ट्रीयकृत बंदरगाह हैं जिनका देखरेख जो है आपकी, यानी रखरखाव जो है आपका, वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। यानी जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो बंदरगाहों का रखरखाव किया जाता है वो कितने हैं। तो आपके जो 13 बंदरगाह हैं, ठीक है, 13 जो पोर्ट हैं आपके बंदरगाह हैं, इनका रखरखाव आपकी केंद्र सरकार करती है। इन 13 बंदरगाहों में से सबसे बड़ा कोई होगा, कोई गहरा हो सकता है, कोई प्राकृतिक होगा, कोई कृत्रिम होगा, कोई द्वीप पर होगा, कोई विशेषता के लिए जाना जाता होगा। तो इन बंदरगाहों से पहला तो पॉइंट आपसे पूछता है कि इन बंदरगाहों का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो जल मार्ग से आयात निर्यात को बढ़ावा देना, यानी विदेशों से जो हमारा माल ढुलाई है उसे आपका अपने देश की ओर लाना और अपने देश से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को विदेश तक भेजना जल मार्ग के अनुसार, जलयानों के अनुसार, ठीक है। तो वो हमारे बंदरगाह कहलाते हैं। अगर आपसे पूछता है भारत का ऐतिहासिक बंदरगाह कौन सा है सबसे पुराना, तो इनमें से आपको कोई नहीं होगा। तो आपका सबसे जो पुराना बंदरगाह है वो लोथल बंदरगाह है। क्या है आपका? लोथल बंदरगाह है। और ये सिंधु कल्चर में देखने को मिलता है, हड़प्पा कल्चर या सिंधु कल्चर में आपको ये देखने को मिल जाएगा। और ये जो बंदरगाह था आपका ऐतिहासिक जो था आपका गुजरात में था, ठीक है, भोगवा नदी पे था गुजरात में, भोगवा नदी पे था ये आपका गुजरात में आपका। तो ये भारत का सबसे प्राचीनतम ऐतिहासिक बंदरगाह है लोथल। तो ये प्रमुख बंदरगाह था जो सिंधु सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता में देखने को या उसके साक्ष्य मिलते हैं आपके। तो भारत के हम राष्ट्रीयकृत बंदरगाहों को बताते हैं आपके कौन कौन से राष्ट्रीयकृत हैं आपके बंदरगाह, तो उन पे हम बात करते हैं। तो भारत सरकार की तरफ से जो रखरखाव आपका किया जाता है मात्र 13 बंदरगाह हैं। 13 में से कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई प्राकृतिक होगा, कोई कैसा भी होगा, हम बात कर लेंगे समस्त वीडियो में। तो हम पहले बंदरगाह की बात करते हैं। पहला जो बंदरगाह है कांडला, पहला जो बंदरगाह है जो आपका वो है कांडला बंदरगाह, ठीक है। तो जो कांडला बंदरगाह है, और इन बंदरगाहों के कुछ नाम भी चेंज हुए हैं तो वो भी हम बात कर लेंगे आपके, ठीक है। तो कांडला बंदरगाह पहली बात तो ये क्या है, तो कच्छ की खाड़ी में स्थित है आपकी, और ये फ्री पोर्ट बंदरगाह है। ये कैसा है आपका? फ्री पोर्ट बंदरगाह, यानी इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता है आपका। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछ लेता है यहाँ से कि भारत का ऐसा कौन सा बंदरगाह है जिस पर कोई टैक्स वसूली नहीं की जाती है आपकी, यानी कोई टैक्स नहीं वसूला जाता है। देखो, आपको जब नर्मदा और ताप्ती नदी पढ़ाई थी तो मैंने बताया था ये ज्वारीय नदी है, ठीक है, ज्वारीय नदी है। तो ये बंदरगाह भी कैसे हो जाएंगे आपके? ज्वारीय बंदरगाह हो जाएंगे। और हम बात करते हैं किस चीज़ का आयात करते होंगे फिर यहाँ से, और किस चीज़ का हम निर्यात करते होंगे आपका। तो सबसे ज़्यादा जो निर्यात किया जाता है, यानी जो एक्सपोर्ट किया जाता है, निर्यात किया जाता है, तो नमक का निर्यात किया जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गुजरात है वो नमक बनाता है, इसलिए आपका साल्ट सिटी के रूप में भी हम किसे जानते हैं? गुजरात को आपका। अब हम बात करते हैं आपका इंपोर्ट किस चीज़ का करते हैं, आयात हम किस चीज़ का करते हैं। तो लगभग कुछ मात्रा में हम इसको पेट्रोलियम का आयात करते हैं, पेट्रोलियम का आयात करते हैं। और ये बंदरगाह आपके देश से लगभग 5 किलोमीटर अरब सागर में, यानी इस बंदरगाह तो आपके यही हैं,
लेकिन जो जलयान आता है वो 5 किलोमीटर दूर आपका रुक जाता है। फिर छोटे छोटे जलयानों के माध्यम से, छोटे छोटे नौका के माध्यम से आपका समस्त प्रकार का जो है नमक है या आपका पेट्रोलियम है वह आसानी से उतार लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपसे पूछ सकता है कांडला पे। बात करते हैं हम दाहेग बंदरगाह की। बात करते हैं हम दाहेग बंदरगाह की। देखो कांडला का अगर नाम की हम बात करेंगे तो इसका नाम भी चेंज हो चुका है। पंडित दीनदयाल चट्टोपाध्याय आपका हो गया, या पंडित दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, या पंडित दीनदयाल ट्रस्ट के नाम से आपका जाना जाता है। दाहेग बंदरगाह की हम बात करेंगे तो ये भी एक केमिकल पोर्ट है, यानी यहाँ जो दवाइयाँ हैं मंगाई जाती हैं आपकी, यहाँ से दवाइयों का आयात निर्यात होता है। तो रासायनिक बंदरगाह है ये आपका। ये कैसा बंदरगाह हो जाएगा आपका? रासायनिक बंदरगाह हो जाएगा, यानी केमिकल पोर्ट। यहाँ से बस एक ही क्वेश्चन बन सकता है आपका, और ये स्थित कहाँ है? तो गुजरात में। ये दोनों बंदरगाह कहाँ स्थित हैं? आपके गुजरात में। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, कद गुजर गया आपका। ठीक है, तो कद गुजर गया, यानी कद जो आपका है वो गुजरता ही तो है आपका। तो गुजरात से, गुजर से आपका गुजरात हो जाएगा, और कद से आपका कांडला और दाहेग हो जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से याद रख सकते हैं आपका। और ये खंभात की खाड़ी में बंदरगाह स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है अगला बंदरगाह आपका जो है मुंबई बंदरगाह। तो ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ये भारत का सबसे कैसा है? प्राकृतिक है, यानी प्रकृति द्वारा बना हुआ है, इसे बनाया नहीं है। इसकी जो मरम्मत बाद में की गई, लेकिन आपका अगर देखोगे तो ये जो तलहटी क्षेत्र है यहाँ पर आपका ये बंदरगाह है, ये वाला जो दिख रहा है इस क्षेत्र में आपका है। तो ये आपका बंदरगाह जो है प्राकृतिक है, यानी प्रकृति द्वारा बनाया गया है। और ये पूरे पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा क्या है? आपका प्राकृतिक बंदरगाह है, और देश का भी सबसे बड़ा हम कहेंगे प्राकृतिक बंदरगाह है। और ये जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित है आपका। तो यहाँ पे एक आइलैंड है जिसे हम बोलते हैं शालशीट द्वीप, जिस पे मुंबई शहर आपका बसा हुआ है, शालशेट द्वीप। ठीक है, शालशेट द्वीप पे आपका ये बंदरगाह स्थित है। तो यहाँ जो आपका ज्वार भाटा आते हैं तो इस पे ज़्यादा कोई प्रभाव या क्षति कोई नहीं पहुँचती इतनी जल्दी आपकी। तो इस बंदरगाह से किस चीज़ का आयात किया जाता है और किस चीज़ का निर्यात किया जाता है? तो इस बंदरगाह से सूती वस्त्रों का निर्यात किया जाता है और पेट्रोलियम का आयात किया जाता है आपका। अगले बंदरगाह की हम बात करेंगे, आपका हो जाएगा नहावा शोभा बंदरगाह, और इसका वर्तमान में जो नाम हो चुका है वो पीटी नेहरू बंदरगाह हो चुका है आपका। पीटी नेहरू पोर्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, और ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, आर्टिफिशियल पोर्ट। तो भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? नहावा शोभा, या आपको ऑप्शन में मिल जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और ये आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, यानी आधुनिक सुविधा, यानी आप कह सकते हो मशीनरी का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया, या भारी भारी मशीनों का प्रयोग किया गया कंटेनर को उठाने के लिए या सामान को इधर से उधर पहुंचाने के लिए। तो आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित पहला बंदरगाह भारत का कौन सा हो जाएगा? नहावा शोभा हो जाएगा आपका। और ये भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट बंदरगाह है, यानी सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट बंदरगाह है आपका। तो आगे हम बात करते हैं किस द्वीप पर स्थित है। देखो वो शालशेट द्वीप पे स्थित था, तो इसके आगे भी एक आपका द्वीप स्थित है, और इसका नाम है आपका, सिंपल सा पूछ लेता है, एलिफेंटा द्वीप। ठीक है, एलिफेंटा द्वीप। तो एलिफेंटा द्वीप से पूर्ण आपका क्या है? ये सुरक्षित है, और ये ज्वार भाटा जो यहाँ पर आते हैं उन्हें पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करता है आपका। ठीक है, और यहाँ से भी अगर हम बात करेंगे किस चीज़ का आयात होता है, तो कंटेनर में जो भी वस्तुएं जाती हैं उनका ही आयात निर्यात
आपका होता है। ठीक है, अगले बंदरगाह की हम बात करेंगे और ये दोनों याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो मुंबई में आपका हो गया या महाराष्ट्र में आपका हो गया तो मुन्ना याद कर लीजिए आपका। ठीक है, तो मुंह से आपका मुंबई हो जाएगा। ठीक है, और ना से आपका नहवस होगा, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, ना से आपका नेहरू भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे याद रख लीजिए आपका इस ट्रिक के अनुसार आपका। अगले हम बात करते हैं मारमू गोवा, तो ऐसे ही निकल रहा है गोवा, तो कहाँ होगा ये? गोवा में होगा आपका। तो ये जो बंदरगाह है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये पर्यटन क्षेत्र के लिए जाना जाता है आपका बंदरगाह। यानी यहाँ आपके दूर दराज से पर्यटन क्षेत्र जो लोग आते हैं आपके, और ये ज्वारी नदी के ज्वार मुद आपके ज्वार नदमुख पर स्थित है आपका। और इस बंदरगाह पे जो आपका लगभग लोहे का निर्यात किया जाता है। ठीक है, लोहे का या लोहा निर्यात किया जाता है। और इम्पोर्टेंट बस आपका यही है, इसका प्लेस पूछ लेता है मारमू गोवा किस राज्य में है, तो गोवा में है। न्यू मंगलोर, तो बंगलोर वैसे भी कहाँ है? कर्नाटक में। तो न्यू मंगलोर, तो माँ से आप बा कर लीजिए तो बगलोर, तो बंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में। तो ये बंदरगाह भी कहाँ होगा? कर्नाटक राज्य में ही आपका होगा। तो ये जो बंदरगाह है, देखिए यहाँ से हम थोड़ा देखते हैं आपका, ये जो बंदरगाह है और कोच्चि बंदरगाह, इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल बराबर है। तो आपसे पूछ लेता है न्यू मंगलोर बंदरगाह किन दो बंदरगाहों के मध्य स्थित है, तो आपका हो जाएगा मारमू गोवा और कोच्चि। देखो मेरे भाई, ये क्रम बिल्कुल लगा है पश्चिमी घाट का, वेस्टर्न कोस्ट ये आपका है, तो ये वेस्टर्न कोस्ट के बिल्कुल क्रम वाइज आपके बंदरगाह लगे हुए हैं। तो न्यू मंगलोर बंदरगाह आपका हो जाएगा, यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो 6 क्रम का हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ से अगर हम बात करेंगे किस चीज़ का आयात निर्यात किया जाता है, तो ये आयात जो करता है वो कर्नाटक की केंद्र मुख के खान से, जो कर्नाटक है उसकी केंद्र मुख की जो खान है आपकी, उससे लोहे का अयस्क एलॉय का क्या है? निर्यात कर दिया जाता है जापान को आपका। ये प्रमुख इसका कार्य है। कर्नाटक की केंद्र मुख की खान से निकाला गया लोहा आपका कहाँ भेजा जाता है? तो जापान भेजा जाता है, क्योंकि हमारे पास लोहे को प्योरीफिकेशन, आयरन प्योरीफिकेशन करने के लिए भारी मात्रा में मशीनें नहीं हैं। आगे हम देखो बात करते हैं कोच्चि बंदरगाह की, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका बंदरगाह। ये यहीं पर आपका कालीकट बंदरगाह भी है, वो भी ऐतिहासिक बंदरगाह है, जहां आपका वास्को डिगामा आता है कालीकट, तो केरल में ही पड़ता है कालीकट बंदरगाह। तो यहाँ पर 1498 में अपने बैरिको नामक जहाज़ से वास्को डिगामा क्या है? कालीकट बंदरगाह पर केरल में पहुँचता है आपका। ठीक है, फिर उसका जो स्वागत करता है वो आपका क्या, तत्कालीन जो राजा होता है यहाँ का जमोरिन। ठीक है, वो स्वागत इसका करता है। तो ये हम फर्स्ट पार्ट में बात कर चुके हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं आपका कोच्चि बंदरगाह की। कोच्चि बंदरगाह को जो बोलते हैं आपका क्वीन ऑफ अरेबियन सी पोर्ट, अरब सागर की रानी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मसालों और जो लौंग, इलायची और मिर्च का आयात निर्यात जो किया जाता है वो इसी बंदरगाह से आपका किया जाता है। तो क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से किस बंदरगाह को जाना जाता है? तो यही है आपका। अगर आपसे पूछता है किस द्वीप पर स्थित है आपका, तो ये वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। वेलिंगटन द्वीप पर आपका क्या ये स्थित है आपका। ठीक है, वेलिंगटन द्वीप पर आपका स्थित है आपका। और यहीं से वेलिंगटन द्वीप से ही अंतर्राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताएं भी संपन्न होती हैं आपकी, जो मैंने आपकी झीलों वाली वीडियो में या जो लैक पढ़ाई थी उसमें आपको बता भी दिया था। आगे हम बंदरगाह की बात करते हैं तूतीकोरम। ठीक है, तो तूतीकोरम बंदरगाह जो है आपका तमिलनाडु में है आपका, ये केरला में है। कोच्चि सबको पता है केरला में आपका। तूतीकोरम भी आपका तमिलनाडु में है, चेन्नई भी तमिलनाडु में भी, और एन्नोर भी तमिलनाडु में। ये तीनों बंदरगाह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं तमिलनाडु के।
और ये जो बंदरगाह है ये प्राइवेट सेक्टर का है आपका तूतीकोरम, जबकि सरकार ने इस पे अपना क्या है, जो भारतीय नौसेना है आपकी, जो भारतीय नाविक सेना है या जल सेना है, उसने अपना यहाँ पर क्या है एक नौसैनिक अड्डा स्थापित किया है। अपना नौसैनिक अड्डा जो है स्थापित किया है आपका अपना यहाँ पर तूतीकोरम में। और इसका वर्तमान में नाम जो चेंज हो चुका है आपका पी चिदम्बरम नार पिल्ले हो गया है। ठीक है, यह आपका कहीं कहीं लिखा हुआ है PO चिदम्बरम नार चिदम्बरम नार पिल्ले इसका कर दिया गया 2011 में आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि केंद्र सरकार का नौसैनिक जो अड्डा है किस पे बनाया गया है आपका, इसी क्षेत्र पे। और ये मत्स्य क्षेत्र के लिए जाना जाता है, मछली उत्पादन के लिए भी जाना जाता है आपका, पिसी कल्चर के लिए जो जाना जाता है, पिसीस प्रोडक्शन के लिए जो जाना जाता है आपका तूतीकोरम बंदरगाह। आगे देखिए हम बात कर लेते हैं चेन्नई बंदरगाह की। ठीक है, तो चेन्नई बंदरगाह भी आपका तमिलनाडु में है और ये भारत का सबसे बड़ा दूसरा कृत्रिम बंदरगाह है। और इसकी जो स्थापना की गई थी आपकी 1859 में। ठीक है, 1859 में इसकी स्थापना की गई थी और ये भारत का सबसे पुराने बंदरगाह में भी काउंट होता है। सब भारत पूछ लेता है भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है, ऐतिहासिक नहीं सिर्फ पुराना ऐसे पूछ लेता है तो आपका यही हो जाएगा। यह मुंबई के बाद देश का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, यानी मुंबई जो बंदरगाह है उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई बंदरगाह है आपका। ठीक है, बस इस पे इतना ही पूछ सकता है आपका। अब बात करते हैं हम एन्नौर की, एन्नौर बंदरगाह की। देखो इसका एक क्वेश्चन बच जाता है आपका कोच्चि का। जो कोच्चि बंदरगाह है ये पूर्ण सौर ऊर्जा से चलित है, यानी सोलर सिस्टम से चलने वाला। सूर्य ऊर्जा यहाँ पे मतलब लाइट आपकी अलग से नहीं होती है, संपूर्ण सोलर सिस्टम लगा हुआ है आपका कोच्चि पे। एन्नौर की हम बात करते हैं पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत, यानी कंप्यूटर सबसे ज़्यादा आपके कहाँ लगे हुए हैं, तो एन्नौर बंदरगाह पे आपका। तो ये भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटरीकृत निगमित बंदरगाह है। यह निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बंदरगाह है, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है वो आपका क्या हो जाएगा, एन्नौर हो जाएगा। और इसका नाम वर्तमान में चेंज हो चुका है 2010 में, इसे 2010 में आपका, और इसे हम बोलते हैं कामराज बंदरगाह, कामराज पोर्ट, कामराज बंदरगाह के नाम से जाना जाता है इसे आपका। अगले बंदरगाह की हम बात करते हैं तो ये तीनों आपके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो तूतीकोरम हो गया, चेन्नई, एन्नौर, ये तीनों बंदरगाह तमिलनाडु क्षेत्र में हो जाएंगे। बात करते हैं विशाखापट्टनम की, और ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में आपका। और ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ये भारत का सबसे बड़ा गहरा बंदरगाह है और प्राकृतिक में है। ठीक है, सिंपल सा पहली बात यही पूछ लेता है, कुछ भी प्राकृतिक नेचर या कुछ भी नहीं लगाता है, फिर भी भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश है। और यहाँ पे सबसे बड़ा जहाज निर्माण या जहाज़ों का जो मरम्मत किया जाता है वो सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, विशाखापट्टनम। देखिए आगे बात करते हैं, ये जो बंदरगाह स्थित है वो डॉल्फिन नॉज पर्वत या डॉल्फिन नॉज आपकी पहाड़ी पे या द्वीप पर स्थित है आपका। डॉल्फिन नॉज आपके क्या है, चट्टान से पूर्ण रूप से सुरक्षित है। तो ज्वार भाटा से बचाए रखने के लिए विशाखापट्टनम को कौन हेल्पफुल करता है, आपका डॉल्फिन नॉज। ठीक है, तो ये बस आपका बंदरगाह हो जाता है यहाँ से, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। अब हम बात करते हैं पारादीप की। तो पारादीप जो है आपका, इसका भी नाम चेंज हो चुका है आपका। पारादीप का जो वर्तमान नाम है आपका, तो पूछ लेता है APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम बंदरगाह किसका नाम है, तो पारादीप का आपका है और ये उड़ीसा में है।
ठीक है, ये क्या है, उड़ीसा में है, उड़ीसा। तो उड़ीसा में हो जाएगा, सिंपल सा ऐसे याद रख सकते हैं, पारादीप और उड़ीसा। तो ये जो बंदरगाह है ये किस पे स्थित है, ये व्हीलर द्वीप पर स्थित है। व्हीलर द्वीप पर क्या है, स्थित है आपका। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ये जो व्हीलर द्वीप पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, तो आपका पारादीप हो जाएगा। और यहाँ से भी क्या है, जापान के लिए कच्चा लोहे का निर्यात किया जाता है, यानी जापान के लिए आपको यहाँ से लोहा भेजा जाता है, पारादीप से भी आपका। अगले बंदरगाह की हम बात करते हैं, हल्दिया। तो ये ज़्यादा हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। आपसे क्वेश्चन देखो ऐसे भी पूछ सकता है कि कोलकाता बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया आपका, तो हल्दिया का। मुंबई बंदरगाह के निर्माण को या मुंबई बंदरगाह के काम काज को हल्का करने के लिए या बोझ को हल्का करने के लिए किस बंदरगाह का निर्माण किया गया, तो आपका हो जाएगा नाहवा शोभा। तो यहाँ से कोलकाता बंदरगाह का जो हल्दिया का निर्माण किया गया वो कोलकाता बंदरगाह की सहायता के लिए किया गया आपका। तो हम कोलकाता बंदरगाह ही पढ़ लेते हैं डायरेक्ट आपका। कोलकाता बंदरगाह भारत का एकमात्र ऐसा जल और थल वाला बंदरगाह है, जल और स्थल वाला बंदरगाह है आपका, ठीक है। और यहाँ से आपका झारखंड क्षेत्र से रानीगंज की खान से निकाला गया कोयला भी जापान क्षेत्र के लिए आपका भेज दिया जाता है। और यहाँ पर आपका जहाज निर्माण पोर्ट भी स्थित है, जिसे हम डायमंड हार्बर बोलते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है, तो कोलकाता बंदरगाह आपका ऑप्शन मिल जाएगा। यानी सबसे बड़ा जहाज निर्माण नहीं, सबसे बड़ा जहाज रिपेयर, यानी सबसे ज़्यादा जो जहाज रिपेयर कहाँ होते हैं, तो कोलकाता पोर्ट पर हो जाते हैं। उसी स्थान को हम बोलते हैं डायमंड हार्बर। तो डायमंड हार्बर नामक स्थान पर ही आपका ये इसका जो है रिपेयर किए जाते हैं आपके, या नए बनाए भी जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा है। और लास्ट बंदरगाह बचता है आपका क्या, पोर्ट ब्लेयर आपका, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है, तो ये इसका जो नामकरण किया गया ये भारत का 13वां बंदरगाह है। पहली बात तो ये भारत का 13वां बंदरगाह कौन सा है, तो पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार और बंगाल की खाड़ी में स्थित आपका बंदरगाह है। यह केंद्र शासित देश का एकमात्र बंदरगाह है आपका, केंद्र शासित प्रदेश, सॉरी देश नहीं, आपका प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह है जो वो पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसी में आपका ये बंदरगाह भी है, ठीक है। तो यहाँ से आपसे इतना ही पूछ सकता है। अब देखो इन जो बंदरगाह हैं इन्हें सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार का तो है, ये तो केंद्र सरकार ने कोई तो परियोजना चलाई होगी। तो आपसे पूछ लेता है कि सागर माला परियोजना किससे संबंधित है, सागर माला परियोजना किससे संबंधित है, तो समस्त बंदरगाहों को आपस में जोड़ने से, यानी जितने भी बंदरगाह हैं उसे आपस में जोड़ने से, या उनकी साफ़ सफाई, या उन पे जो भी टूट फूट, सब समस्त प्रकार की योजना सागर माला योजना के नाम से जानी जाती है आपकी। तो ये थोड़ा सा है, ऐसे याद रख सकते हैं इसे, सागर माला। सागर की देखिए माला की तरह ये आपके बंदरगाह फैले हुए हैं, तो ऐसे याद रख लो सागर माला बंदरगाह। अब देखो यहाँ से अब आप गिनती करोगे तो बंदरगाह तो ज़्यादा बैठ गए होंगे, 13 से भी ज़्यादा। तो देखिए 1 और 3 इधर हैं, तो ये कितने हो गए आपके 7 और 1 8 हो गया, 8। और यहाँ आपके हो जाएंगे 7 इधर हैं आपके, तो यानी 15 बंदरगाह हो गए। तो कौन से 2 बंदरगाह ऐसे हैं जो सरकार के नहीं हैं, तो एक तो आपको दाहेक बंदरगाह सरकार का नहीं, और एक हल्दिया बंदरगाह सरकार का नहीं है। तो 15 में से जब 2 जाएंगे तो बचे कितने आपके 13 बंदरगाह, ठीक है। 13 जो पोर्ट हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं सबसे ज़्यादा आपके। अगर हम छोटे बड़े और की हम बात कर लेते हैं तो लगभग भारत में 200 बंदरगाह हैं छोटे बड़े आपके, और भी जो इससे भी छोटे हैं। जैसे यहाँ विशाखापट्टनम के पास में हो जाएगा मछलीपट्टनम आपका, ठीक है। बहुत सारे और भी छोटे छोटे बंदरगाह हैं, उन्हें हमने पढ़ा नहीं है क्योंकि वो हमारे सिलेबस के लायक नहीं है आपके। तो याद इसे रखिए आपका। तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अधिक से अधिक आपका सब्सक्राइब और शेयर करें आपका।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।